हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लेक्चर नंबर सेकंड। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में जो एक दो डाउट्स मैंने चैट में देखे थे वो बेटा निश को लेकर था, तो उसे मैं डिस्कस कर देता हूं। और उसके अलावा आपको जो भी चैट थे मॉलिक्यूलर के, मतलब जो डाउट्स थे उसको हम ले लेंगे आपको एक असाइनमेंट देने के बाद, मतलब एक असाइनमेंट देना है उसके बाद ही उसको लेंगे। और इस संडे वाले टेस्ट में बेटा आपका मॉलिक्यूलर और प्रिंसिपल रिपीट हो रहा है और आपका एक बेटा रिवीजन टेस्ट पेंडिंग है। रीजन क्या है, क्यों दो तीन चीजें एक साथ आ गई मेरे पास, तो इस वजह से मैं उसे मतलब प्रॉपरली मतलब वो नहीं कर पाया, कंपाइल नहीं कर पाया, तो वो रीजन था। पर अभी आप अपना 12th वाले पे जरूर अच्छे से फोकस करो और पूरा मतलब फोकस 12th के टॉपिक्स पर अपने अच्छे से लगाओ। ठीक है, क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो मैं थोड़ा सा उसको रिकॉल करूंगा और उसके बाद फिर आगे का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि भाई इकोलॉजी क्या होती है, एक इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन की स्टडी होता है। कौन सा इंटरेक्शन है? बायोटिक का बायोटिक के साथ, बायोटिक का ए बायोटिक के साथ, क्लियर है? और हमने बोला था ए बायोटिक का ए बायोटिक के साथ। इस तरह के इंटरेक्शन की स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी आपने सिर्फ याद करना है, रामदेव मिश्रा। ठीक है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को स्टैब्लिश करवाया था इंडिया में। क्लियर हो गई बात? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई इकोलॉजी के लेवल होते हैं। लेवल आप याद करो, सबसे छोटा लेवल इकोलॉजी को लेकर होता है ऑर्गेनिज्म लेवल, क्योंकि ऑर्गेनिज्म से ही इकोलॉजी फिर स्टार्ट हो जाती है। यहां ऑर्गेनिज्म के अंदर की बात नहीं हो रही है, ऑर्गेनिज्म का बाहर किस तरीके से बर्ताव है अपने एनवायरनमेंट से, उसे हम ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी बोल देते हैं। आप सोचें जरा, इसको मेरे साथ सोचते हुए चलें सुन के। ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी में उसकी अडेप्टेशन, माइग्रेशन, इस तरह के बिहेवियर आ जाते हैं और उसको हम फिर स्टडी करते हैं। ठीक है, इस तरह की बातें आ जाती हैं और उसको हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी पे। फिर हमारे पास आ जाती है पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी, जहां पे हम बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको इकोलॉजी का हिस्सा मान के स्टडी करते हैं। क्लियर है? तीसरी हमारे पास जो इकोलॉजी आ जाती है बेटा, वो आ जाती है, थर्ड जो हमारे पास आती है वो रहती है हमारे पास कम्युनिटी लेवल, और कम्युनिटी होता है ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। क्लियर है? और फिर होती है बायोम। क्लियर है? तो बायोम क्या होता है बेटा? बायोम एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसकी अपनी खुद की एक वेजिटेशन होती है। वेजिटेशन समझो, किस तरह के पेड़ पौधे हैं और वहां पर एक एवरेज टेम्परेचर और रेनफॉल, जिसे हम प्रेसिपिटेशन भी लिख सकते हैं, ये प्रेजेंट होता है, उसे हम बायोम कहते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं? अब बायोम कैसे बना था? टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, मतलब अर्थ एक्सिस का टिल्ट होना, और रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, इस वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप के बायोम की फॉर्मेशन हुई थी। हाँ, ये चीज क्लियर है? डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम की हमारे पास फॉर्मेशन हुई थी। टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस और रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, इससे हमारे पास बायोम की फॉर्मेशन हो गई थी। क्लियर है यहां पर? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो हमने ऐसे बायोम बना लिया था। अब यहां से हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं बेटा, यहां से हम नेक्स्ट बात करेंगे। हमने बायोम भी पढ़ लिया, ठीक है, हमने क्या किया, बायोम भी पढ़ लिया और टिल्ट ऑफ हमने उसकी बात कर लिया। अब हमने कहा था डिफरेंट टाइप के बायोम बने थे। पहला बना था मान लो डेजर्ट बायोम, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, आर्कटिक टुंड्रा और एल्पाइन फॉरेस्ट। इनकी आपको मैंने कहा था पाई चार्ट आपने याद करना है, रेनफॉल वगैरह का, ये सारी चीजें याद करनी है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, तो उसको पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ता हूं, हैबिटाट। हैबिटाट वो जगह होती है जहां ऑर्गेनिज्म रहता है। हैबिटाट वो जगह है जहां ऑर्गेनिज्म रहता है और रिप्रोडक्शन करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है और खुद को ऐसा बदलाव करता है कि वो वहां पर वेल सूटेड हो जाए। मतलब कुछ ऐसे बदलाव अपने अंदर लाता है कि वो उस हैबिटाट में वेल सूटेड हो जाए। ये हमने आपको डिस्कस किया था। मैंने कहा था आपको कि जो हैबिटाट है वो दो चीजों का बना है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का। एबायोटिक कंपोनेंट कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर, पानी, लाइट और सॉइल,
और बायोटिक कंपोनेंट जो हमारे पास होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई डीकंपोजर हो सकता है, कोई कार्निवोर, हर्बीवोर, ये सब बायोटिक कंपोनेंट है। ये चीज आपको हमने डिस्कस की थी। मैंने आपको कहा था कि अलग अलग तरह के हैबिटाट होते हैं, कई फॉरेस्ट है, कोई डीप सी है, कोई जमे हुए स्नो एरियाज हैं, है ना, और वहां पर मान लो मैंने गर्म पानी की लेक हो गई, कुछ भी चीजें ऐसे हैबिटाट हो सकती है। ठीक है, एक हैबिटाट में कई तरह के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह की स्पीशीज रह सकती हैं। पर हमने जब निश को डिफाइन किया था, मैं रिपीट करूंगा निश को हमने बोला था कि निश एग्जैक्टली क्या होता है कि रेंज ऑफ कंडीशंस, किस तरह की कंडीशन किसी ऑर्गेनिज्म को चाहिए। ठीक है, उसके अलावा किस समय वो एक्टिव है, दिन में एक्टिव है, रात में एक्टिव है, किस समय वो मतलब अपना क्या खाना खा रहा है, और उस पर्टिकुलर हैबिटाट में उसका क्या रोल है, उसे हम निश कहते हैं। तो निश रिक्वायरमेंट प्लस रोल होती है, और किसी एक स्पीशीज का निश दूसरे से मैच कर सकता है थोड़ा बहुत, जिसे हम कई बार इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट वर्ड यूज कर देते हैं, पर एग्जैक्टली सेम नहीं होता। दो अलग स्पीशीज की निश का मतलब रिक्वायरमेंट प्लस रोल हमेशा अलग होगा, नहीं तो वो दो स्पीशीज नहीं है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो एक हैबिटाट में एक से ज्यादा निश हो सकती हैं, मींस एक से ज्यादा स्पीशीज रह सकती हैं। फिर हमने आपको एबायोटिक फैक्टर डिस्कस किया था, एक था तापमान, टेम्परेचर, विच इज द मोस्ट रेलेवेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर। टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर घटता है, ठीक है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो घटता है। इसको मैंने एनवायरमेंटल इशू में पढ़ाया था कि लाइट आने से हीटिंग नहीं होती, टकरा के वापसी जाने से हीटिंग होती है, जिसे हम कहते हैं आउटगोइंग रेडिएशन की वजह से हमारे पास क्या होती है, हीटिंग होती है। क्या ये चीज क्लियर है, याद आ रहा है आपको? सही है सर। उसके बाद मैंने ये बोला था कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, टेम्परेचर जो होगा आउटगोइंग वाला हीटिंग करता है। क्लियर है? उसके बाद मैंने बोला टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है किस पर? एंजाइम की काइनेटिक्स पर। एंजाइम की काइनेटिक्स की वजह से बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शन इंटरफेयर हो सकते हैं और ऑर्गेनिज्म के चलने वाले प्रोसेस पे अफेक्ट पड़ सकता है। दूसरा, टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन पे बड़ा इंपैक्ट डालता है। जैसे हमने लिखा स्नो लेपर्ड नॉट फाउंड इन केरला, हाँ, मैंगो ट्री नॉट फाउंड इन कैनेडा, ट्यूना फिश यू कैन नॉट कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल ओशियन। और हमने ये भी बताया आपको कि कुछ ऐसे हैबिटाट हैं जहां पर टेम्परेचर अनयूजुअली हाई है, जैसे कि डेजर्ट हो गया, गर्म पानी की लेक या कोई सोर्स हो गया, वहां पे 100 से ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने एनिमल की बात करी थी, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल था वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट करेगा, स्टेनोथर्मल था नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट करेगा। क्लियर है? ज्यादा एनिमल क्या होते हैं बेटा? हमारे पास स्टेनोथर्मल है। एक बच्चे ने कहा सर यूरी क्यों नहीं है? बेटा वो तो एक अडेप्टेशन की बात है, ऐसा थोड़ी है कि हर अच्छी चीज ज्यादा होगी। यूरी का मतलब टॉलरेट कर सकता है, बस इतनी सी समझो, और उसकी वजह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होने का ये मतलब नहीं है स्पीशीज ज्यादा होंगी, स्पीशीज तो भाई हर एरिया की कंडीशन अलग है, वहां पर पर्टिकुलर स्टेनोथर्मल मिल जाएगी ना। पर्टिकुलर स्टेनोथर्मल मतलब एक ऐसी स्पीशीज जो 20 डिग्री पे रहती है, नई जगह जाओगे तो नई स्पीशीज जो 40 पे रहती है। समझो इस बात को। फिर हमने बात की थी किसकी? पानी की। हमने कहा था वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी को लेके। हमने एक चीज आपको बताई है कि जब हम इकोलॉजी पे बात करेंगे तो हम फोटोसिंथेसिस की जगह प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, क्योंकि हम नेट बायोमास की बात करते हैं कि कितना खाना बना। तो प्रोडक्टिविटी, प्लांट प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास पानी। और जो पानी होता है बेटा, उसी की वजह से काफी चीजें पता चलती हैं लैंड पर, मतलब कैसे प्लांट मिलेंगे। पानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी कहती है कि डेजर्ट में लाइफ हो ही नहीं सकती बिना स्पेशल अडेप्टेशन के। आप समझो ध्यान से, जैसे मैं आज आपसे बोलता हूं कि यार स्पेशली अडेप्टेशन कहां मिलेगी, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहां मिलती है बेटा? डेजर्ट प्लांट में हमारे पास मिलती है। अब यहां से हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। हमने डेजर्ट प्लांट की बात कर ली। हमने कहा पानी के अंदर क्या पानी इंपॉर्टेंट नहीं है? है, इंपॉर्टेंट है, पर पानी के अमाउंट की प्रॉब्लम नहीं है। पानी के अंदर पानी की पीएच इंपॉर्टेंट है,
कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट की कंसंट्रेशन की एक वैल्यू दे रखी है फ्रेश वाटर में, कितनी दे रखी है बेटा 5 पीपीटी, लगभग 30 to 35 दे रखी है मैरीन में, और हाइपर सेलाइन लेग्यून या डेड सी में 100 पीपीटी से ज्यादा, है ना, वो पीपीटी है बेटा, पार्ट्स पर थाउजेंड, ध्यान रखना। क्लियर है? परसेंट लिखोगे तो फिर दिक्कत होगी ना, क्योंकि परसेंट का मतलब 100 से ज्यादा कैसे हो सकता है। फिर हमने कहा यूरी हेलाइन, स्टेनो हेलाइन। यूरी हेलाइन वो होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेट करते हैं, स्टेनो नैरो रेंज। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ फिश ऐसी होती हैं, जैसे मान लो जिस फिश को एक्सेस वाटर रिमूव करना है, वो कौन सी होंगी? जो फ्रेश वाटर में मिलेंगी, क्योंकि उनकी बॉडी में पानी एंटर कर जाएगा ना। क्लियर है? तो वो अमोनोटेलिक होती हैं, वो एक्सेस वाटर रिमूव करती हैं। और मेरीन वाली हमारी यूरियोटेलिक होती हैं, जो हमने दिमाग में लगाना है। ठीक है, अब यहां से हम आगे मूव करेंगे। जो मैंने आपको था टोटली सारा रिवाइज कर दिया जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। यहां से हम आगे मूव करेंगे, हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एबायोटिक फैक्टर ऑन बायोटिक। पर इसको पढ़ने से पहले हमारा एक अभी दो एबायोटिक फैक्टर बाकी हैं, जिनमें से एक लाइट है और दूसरा हमारे पास बेसिकली क्या है बेटा, एक सेकेंड दो। एक लाइट है और एक सॉइल है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट। तो आप कहेंगे सर सोर्स तो एक ही हो सकता है, सन से ही आती है, और तो आते नहीं है। एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया सेलेस्टियल। नॉर्मली क्या होता है, सन होता है और कुछ जगह हमारे पास इवनिंग में, रात में मून भी है। तो सोर्स ऑफ लाइट मोस्टली सन है, हमारे पास सिलेस्टियल। सिलेस्टियल मतलब एक तरीके से सिलेस्टियल होता है, जैसे कि हम इनको बोलते हैं ना, अर्थ को, मून को, इन सबको। तो सिलेस्टियल सोर्स है, मेनली सन है। मेनली क्या है हमारे पास, सन है। ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट रहता है ना, सोर्स ऑफ लाइट रहता है ये चीज। और आपको पता होना चाहिए बेटा, लाइट जो है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेटेड है ना। लाइट रिलेटेड टू टेम्परेचर, ये फैक्टर आपस में रिलेटेड है, रिलेटेड टू तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, और हमारे पास बेटा लाइट में तीन चीजें होती हैं, अगर आपको याद हो मैंने फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया था। एक होती है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी याद है, दोपहर में ज्यादा इंटेंस होती है। दूसरा होती है डे लेंथ, जिसे आप क्वांटिटी कहते हैं, डे लेंथ जिसे आप क्या बोलते हो, क्वांटिटी। और तीसरा मेरे पास होती है हम लोग लिखते हैं वेवलेंथ, जिसे आप क्वालिटी कहते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट का प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको पता है लाइट का सबसे पहला इफेक्ट है फोटोसिंथेसिस। तो मैं लिख सकता हूं प्लांट की प्रोडक्टिविटी। फोटोसिंथेसिस वर्ड यूज ना करके मुझे लगता है कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा बेटर रहता है। तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी और फोटोसिंथेसिस पर इंपैक्ट पड़ता है लाइट का। दूसरा इंपैक्ट पड़ता है बेटा फ्लावरिंग पर, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए हमें क्या चाहिए, मुझे फोटो पीरियोडिज्म चाहिए ना, फोटो पीरियोडिज्म चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि सीड जर्मिनेशन, वो भी कई बार लाइट के थ्रू हो जाती है। क्लियर है, लाइट के थ्रू हो जाती है। तो प्लांट प्रोडक्टिविटी, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इसका रेट वगैरह भी मेरे पास किसके थ्रू डिसाइड होता है, लाइट के थ्रू डिसाइड होता है। समझो इस चीज को। क्लियर है? तो हम यहां पर बेटा ऑलरेडी 3 कंपोनेंट की बात कर चुके हैं, जैसे जस्ट मैंने पीछे बताया। एक मैंने बताया क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब वेवलेंथ। एक मैंने बताया इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब आफ्टरनून में ज्यादा इंटेंस है। और दूसरा मैंने बताया अमाउंट, जिसे डे लेंथ कहते हैं। ये 3 पैरामीटर लाइट में होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, कि जैसे अगर मैं आपसे बताऊं कि इंटेंसिटी को लेके कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्रो करते हैं शेड में, ग्रो इन शेड। सोचो, शेड में ग्रो करने वाले के लिए नाम होता है स्कियोफाइट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे कुछ अडेप्टेशन बताओ शेड प्लांट की, तो आप कहोगे कि उनमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा होता है और वो ज्यादा ग्रीन होती है उसकी लीफ, क्योंकि क्लोरो मतलब कम इंटेंसिटी है ना, तो ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। उन्हें हम कहते हैं स्कियोफाइट्स, है ना। क्या बोलते हैं, स्कियोफाइट्स, जो शेड में ग्रो कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरी चीज क्या होती है बेटा, स्पेक्ट्रल क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। स्पेक्ट्रल क्वालिटी मतलब वेवलेंथ।
स्पेक्ट्रल क्वालिटी का क्या मतलब हो गया, वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूवी लाइट एनिमल और प्लांट दोनों को हार्म करती है। हार्म बोथ प्लांट एंड एनिमल, बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों को हमारे पास क्या करती है, हार्म करती है बेटा, है ना। स्पेक्ट्रल क्वालिटी मतलब वेवलेंथ। क्लियर है। तो आपको बेटा ये पूछ सकता है कि जो शेड में ग्रो करते हैं उनका नाम क्या है, और ये बातें आपसे पूछ सकता है। अब आप आगे जाइए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान सुनेंगे बेटा। हम एक चीज समझते हैं कि लैंड पर जब हमने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ा था, तो हमने ये बोला था यार देखो लाइट इतनी होती है लैंड पर कि 10% पर भी सैचुरेशन आ जाता है। याद करो, पानी में लाइट की पेनिट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं पानी में फोटोसिंथेसिस कौन कंट्रोल करेगा, ये मैं प्लांट किंगडम में पढ़ा रहा था आपको। तो पानी में जैसे अगर हम बात करते हैं, पानी में इन वाटर प्लांट प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड विद पेनिट्रेशन ऑफ लाइट। कैसे, मैं थोड़ा कुछ चीजें बताता हूं आपको। देखो, अगर आपसे कोई कहे कि फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड कर सकती है, जरा समझने की कोशिश करना है इसको। अगर आपसे कोई कहे कि भाई फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगी, ए देखें लाइट पे करेगी क्या, बताओ। दो किस किस पे करेगी, एक हो गया पानी पे करती है, एक हो गया हमारे पास बेटा पानी के अलावा टेम्परेचर पे करेगी, CO2 पे करेगी, मान लो मिनरल पे करेगी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पानी के अंदर जरा देखना ध्यान से, पानी के अंदर पानी तो हट गया, ठीक है, टेम्परेचर भी हट गया, पानी का टेम्परेचर बहुत वेरी नहीं करता, CO2 भी हट गया। तो फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन लाइट एंड मिनरल, किसके अंदर, वाटर के अंदर। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन आता है पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस का या प्रोडक्टिविटी का, आप लाइट और मिनरल रिलेट करेंगे। अगर आप ये दोनों बातें रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको समझ में आएगी कि एल्गी की ग्रोथ मेरीन में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर बिकॉज ऑफ मिनरल, अगर लाइट की पेनिट्रेशन सेम है। लेकिन अगर वाटर बॉडी में लाइट की पेनिट्रेशन कम ज्यादा है, अब कौन से पानी में, अगर पानी टर्बिड है, टर्बिड का मतलब गंदा है, और क्लियर है, दोनों में पेनिट्रेशन किस में ज्यादा होगी, क्लियर वाटर में। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि पेनिट्रेशन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड बाय, हम लिख सकते हैं लाइट एंड लिख सकते हैं मिनरल, किसके अंदर, इन वाटर बॉडी। आपको समझ में आ रहा है, इन वाटर बॉडी। अगर आपको एक क्वेश्चन दे नीट में कि भाई दोनों पानी के सोर्स साफ हैं, उनमें पेनिट्रेशन हो सकती है, तो मैरीन और फ्रेश वाटर में किस में आप प्रोडक्टिविटी ज्यादा करोगे, तो आप कहोगे मैरीन, क्योंकि उसमें सॉल्ट ज्यादा होता है। इसी चीज को मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। मान लो आपके पास दो पॉन्ड हैं, एक पॉन्ड में आपके पास नॉर्मल साफ पानी है, दूसरे में भी साफ पानी है, लेकिन उस साफ पानी वाले एक पॉन्ड में बाहर से रेन वाटर बह के जा रहा है, जो सोर्स, जो सरफेस से नाइट्रोजन किसी तरीके से ले जाता है, तो उस पॉन्ड में अचानक से एल्गी की ग्रोथ हो जाती है, जिसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर में मिनरल कम होते हैं, बाहर से अचानक से मिनरल मिलने को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, मतलब मिनरल की एनरिचमेंट हो गई और ग्रोथ ऑफ प्लांट, और प्लांट में भी कौन सा मेनली, एल्गी, अचानक से बढ़ जाती है। यही चीज तो होती है बेटा इसमें। टर्बिड का मतलब होता है गंदा पानी, गंदे पानी में ग्रोथ नहीं हो सकती प्लांट्स की आसानी से, क्योंकि लाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी। क्या ये क्लियर है यहां पर? अब देखो, इन मैरीन वाटर विच, देख रहे हो, विच ऑफ द वाटर हैव मोर प्रोडक्टिविटी, क्लियर वाटर, टर्बिड वाटर, क्लियर वाटर विद मोर मिनरल, और टर्बिड वाटर विद मोर मिनरल। आप इन चारों में से एक, टर्बिड मतलब गंदा, इनमें से कोई अच्छा ऑप्शन सिलेक्ट करके मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। अब आ जाओ, लाइट क्या एनिमल पे इंपैक्ट डालती है? बिल्कुल डालती है। तो लाइट एनिमल पे क्या इंपैक्ट डालती है? तीन चीजें अफेक्ट करती है। पहला अफेक्ट करती है बेटा उसकी फोरेजिंग हैबिट। फोरेजिंग का मतलब होता है ईटिंग हैबिट। एनसीईआरटी लिखती है ईटिंग हैबिट, अपनी एनसीईआरटी साथ के साथ आप टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे। ईटिंग हैबिट में मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? ईटिंग हैबिट में क्या होता है, सम एनिमल लाइट को लेकर दिन में फीड करते हैं, एक्टिव हैं दिन में, एक्टिव इन डे, और सम एनिमल एक्टिव है नाइट में।
नाइट में एक्टिव है। क्लियर? एक्टिव है नाइट में बेटा, ध्यान दो। तो जो नाइट में एक्टिव है उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, नॉक्टर्नल। क्या वर्ड यूज करते हैं? नॉक्टर्नल। जो दिन वाले हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डाययूर्नल। आ रहा समझ? रात वाले के लिए हम यूज करते हैं नॉक्टर्नल और दिन वाले के लिए हम यूज कर लेते हैं डाययूर्नल। क्लियर हुआ कि नहीं? सोचो, दिमाग लगाओ। तो डाययूर्नल का मतलब दिन में एक्टिव है, नॉक्टर्नल मतलब रात में। ह्यूमन किस में आएगा मुझे बताना। जो बच्चा नॉक्टर्नल सोच रहा होगा वो बेवकूफ है, क्योंकि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है क्या रात में हमें दिखता है? दिखता तो नहीं है ना। तो हम दिन में एक्टिव हुए। रात में हम एक्टिव रह सकते हैं आर्टिफिशियल लाइट जला के, पर रात में हमें दिखता नहीं है ना। ठीक है। दूसरा होता है बेटा हमारे पास माइग्रेशन। माइग्रेशन कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लो एक क्रेन है, एक बर्ड है जो साइबेरिया से उड़ के इंडिया आएगा। अब उस बर्ड को कैसे पता कि अब उड़ने का समय हो गया? वो दिन की लंबाई देख लेता है। दिन छोटे हो रहे होते हैं, विंटर आ रही होती है, वो उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो माइग्रेशन जो है वो डिपेंड करती है डे लेंथ पर, डिपेंड ऑन डे लेंथ। और बहुत सारे एनिमल्स में रिप्रोडक्शन लाइट पे डिपेंड होती है। रिप्रोडक्शन कैसे लाइट पर डिपेंड होती है? क्योंकि मैनी एनिमल्स हमारे पास सीजनल ब्रीडर होते हैं। क्लियर है? मैनी एनिमल्स क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, आर सीजनल ब्रीडर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो आपको एनसीईआरटी ये चीज पूछती भी, आप पढ़ भी सकते हो एनसीईआरटी से, लाइट को लेकर ये 3 चीजें बताता है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं। हमारे पास अगर हम लाइट को लेकर बात करें कि डीप सी में, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, यहां पर नोट लिख दूं कि डीप सी में कौन सी एल्गी मिलेगी। देखो नोट ये है कि जो डीप सी है वहां पर हमारे पास रेड एल्गी मिलती है ना, क्योंकि वहां पर कम लाइट जाती है और जो भी लाइट जाती है उसको में हमारे पास कौन सी एल्गी मिलेगी? रेड एल्गी मिलती है। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक बता रहा हूं जो लाइट की पेनिट्रेशन को लेकर था। मेरी बात सुनेंगे, और वो टॉपिक एग्जैक्टली क्या है सुन लो ध्यान से। होता क्या है कि विद लाइट हम अलग अलग जोन बना सकते हैं। इन वाटर बॉडी डिफरेंट जोन होती हैं, अलग अलग जोन होती हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक मतलब एनसीईआरटी में नहीं है। जोन प्रेजेंट, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। हमारे पास, ध्यान दो बेटा, हमारे पास यहां पर आपको पता होता है कि जो पानी का सोर्स होता है उसके जस्ट बाद पास में काफी सारी, देखो पहले वो कम गहरा होता है फिर अचानक से गहरा हो जाता है। मतलब जैसे अगर यहां देखो, यहां कम गहराई है फिर अचानक से ऐसे ज्यादा गहरा हो गया। तो यहां जो वेजिटेशन मिलती है वो रूटेड होती है। कैसी होती है? रूटेड। रूटेड मतलब उसकी यहां रूट नीचे तक आती है, ऐसी वेजिटेशन यहां मिल जाती है। ठीक है। ये ओपन वाटर जोन होती है। तो ओपन वाटर जोन को हम कहते हैं लिम्नेटिक। लिम्नेटिक। ठीक है। और ये वाली जो जोन होती है जहां पे रूटेड वेजिटेशन मिलती है, इसे हम कहते हैं बेटा लिटोरल। क्या बोलते हैं? लिटोरल बोलते हैं। समझो ध्यान से। तो मेरे पास डिफरेंट जोन्स हैं, डिफरेंट जोन्स बनती हैं। उनमें से ए लिटोरल, लिटोरल में क्या है? रूटेड वेजिटेशन है। कौन सी वेजिटेशन है बेटा? रूटेड वेजिटेशन है। हां सर ये ठीक है। लिम्नेटिक क्या है? लिम्नेटिक है ओपन वाटर जोन। लिम्नेटिक क्या है? ओपन वाटर जोन, ऐसी जोन जिसका पानी ऐसे ऊपर से खुला हुआ है, दैट इज लिम्नेटिक। मतलब आप इसकी बात कर रहे हो मिड की। अब यहां देखो ध्यान से, यहां सबसे ज्यादा लाइट पेनिट्रेट करती है, तो लाइट आने को कहेंगे फोटिक। फोटिक मतलब लाइट आ रही है। यहां थोड़ा कम लाइट आती है, डिसफोटिक, यही रेड एल्गी मिलती है। और जहां बिल्कुल लाइट नहीं आती, एफोटिक। फोटिक का मतलब लाइट है बेटा। देखो हम यहां पे फोटिक कह रहे हैं मतलब लाइट, यहां लाइट सबसे ज्यादा आती है इस जगह पे। डिसफोटिक में स्कैटरिंग से आती है, उतनी लाइट नहीं आती, स्कैटरिंग से आती है। एफोटिक में कोई लाइट नहीं आती। ठीक है। इस वाली जोन को कई बार नाम दे देते हैं प्रोफंडल, ऐसे। तो ये कुछ जोन्स हैं जिनके बारे में आ सकता है। लिम्नेटिक ओपन वाटर जोन है जिसमें मेरे पास फोटिक हो सकता है,
डिस्फोटिक हो सकता है, कम लाइट आना, और एफोटिक होता है। अब जहां एफोटिक होती है वहां बॉटम आ जाता है। ये देखो, दिस इज बॉटम, ये इसका बॉटम आ गया। इस बॉटम को हम कहते हैं बेंथिक। बेंथिक मतलब बॉटम। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने बेटा कार्टून्स वगैरह में देखा होगा, कुछ ऐसी फिश होती हैं जिनकी ऐसे टेंटिकल्स निकल के आंखें निकली होती। मेरी बात सुनना ध्यान से। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो उस जगह मिले जहां लाइट नहीं है, तो उनके पास टेंटिकल्स होते हैं, वो छू के पता करते हैं, क्योंकि आंखें तो है नहीं, लाइट नहीं होगी तो उसका फोटो जो मतलब एक तरीके से फोटो रिसेप्टर डेवलप नहीं करेगा, तो उनके टेंटिकल्स होंगे, वो ऐसे छूकर चीजों को पता किया करेंगे। तो यहां पर जो बेंथिक में एनिमल मिलते हैं, बॉटम में लाइट तो है नहीं, तो वो एनिमल क्या होते हैं, ऐसे टच करके पता कर लेते हैं चीजों के बारे में। यहां तक समझ में आई कि नहीं? सोचो, दिमाग लगाने की कोशिश करो। हाँ ठीक है सर। तो ये हो गया तुम्हारे पास लाइट के बारे में जितना हमें पढ़ना था। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? सॉइल के बारे में। ठीक है, सॉइल क्या होती है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि व्हाट इज सॉइल फॉर्मेशन। उसके लिए कोई टर्म है क्या? देखो, सॉइल फॉर्मेशन के लिए एक टर्म होता है, उसे पैडोजेनेसिस कहते हैं। सॉइल की स्टडी को हम कहते हैं पैडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल को हम कहते हैं पैडोलॉजी। एक वर्ड तो ये आपको नया मिल गया। ठीक है, अब मैं आपको कंपोनेंट ऑफ सॉइल बताऊंगा, पर उससे पहले जरा देखो सॉइल बनती कैसे। जैसे मान लो आपके पास ये एक रॉक है, यहां पे दिस इज रॉक। ठीक है, इस रॉक पर इस तरीके से बारिश वगैरह होती है। ठीक है, रेन हो रही है। उसके अलावा इस पे सनलाइट भी पड़ रही है और हवा भी चल रही है, तो इस तरीके से एयर भी चल रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सब वेदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदरिंग। उससे ये रॉक टूटकर सॉइल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो सॉइल में क्या हमारे पास रॉक का टूटा हुआ मटेरियल होता है या कुछ और भी कंपोनेंट होता है? तो जब हम किसी सॉइल को एनालाइज करते हैं तो उसमें सबसे पहले मेरे पास ग्रेन्स होते हैं। ग्रेन्स मतलब सॉइल के पार्टिकल्स। अब ये जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, ये कैसे कैसे हो सकते हैं, सुन लो ध्यान से। सॉइल में कुछ बड़े पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोर्स हो सकता है। ठीक है, कोर्स, एक मिनट रुके, थोड़े बड़े साइज के होंगे, उन्हें ग्रेवल कहेंगे। कोर्स हो सकता है, सिल्ट होगा, और बहुत छोटे क्ले होंगे। क्या ये सर करने नाम है तुम्हारे पास बेटा? ग्रेवल का मतलब होता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं थोड़े बड़े साइज के हैं, कोर्स थोड़ा छोटा होगा, सिल्ट और छोटा होगा, और क्ले और छोटा होगा। तो ये बेटा किसके पार्टिकल्स होते हैं? सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सॉइल के अंदर पहले क्या होते हैं? ग्रेन या पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा, सॉइल में बेटा मेरे पास ऑर्गेनिक मैटर भी होता है ना, क्योंकि प्रॉपर सॉइल उसे ही मानते हैं जिसमें भाई लाइफ रही हो ना कभी ना कभी। तीसरा बेटा, सॉइल में पानी होना जरूरी है, नहीं तो लाइफ सरवाइव कैसे करेगी। फोर्थ, सॉइल के पार्टिकल्स में एयर जरूर होती है, क्योंकि अगर एयर नहीं होगी तो रूट कहां से हवा लेगी। तो ये चार चीजें होती हैं जो सॉइल का कंपोनेंट है। नोट ये है कि बेस्ट सॉइल लोमी सॉइल होती है। बेस्ट सॉइल क्या होती है? लोमी सॉइल। ये बेस्ट सॉइल होती है, लोमी। खेती के लिए सबसे अच्छी सॉइल यही होती है। ठीक है, क्या हमेशा टाइप ऑफ सॉइल्स पढ़नी है? नहीं, आपको वो नहीं पढ़ना, आपको बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी है सॉइल के बारे में। अब देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। अब मैं आपसे कहूं कि हम सॉइल की स्टडी कैसे कर सकते हैं, तो देखो सॉइल की स्टडी कैसे करते हैं। आपके पास एक, मान लो ये रॉक वगैरह है, आपने एक ऐसे इतना बड़ा हिस्सा इस तरीके से कट कर लिया, इतना बड़ा पार्ट आपने कट कर लिया, सॉइल में से ऐसे निकाल लिया। इसको आप क्या नाम देते हो? सॉइल होराइजन। इसको आप क्या नाम दोगे? सॉइल होराइजन का नाम दोगे। आप समझो, इसको आप सॉइल होराइजन का नाम देते हो। ये सॉइल होराइजन होता क्या है, थोड़ा सा फोकस करना, ध्यान से देखें बेटा। हमारे पास सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट परत है, लेयर प्रेजेंट होती है। जैसे मेरी बात सुनो, आपने एक रॉक ली, उसमें से एक इतना हिस्सा काट कर आप अलग अलग लेयर देखते हो। सबसे ऊपर की लेयर जो होती है सॉइल में, वो ऑर्गेनिक लेयर होती है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि इसमें मेरे पास
फ्रेशली डेड होता है सबसे ऊपर, जैसे अभी मरी हुई लीफ होंगी, उससे थोड़ा सा नीचे ह्यूमस होता है, इसको ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं। उसके बाद आ जाती है ए होराइजन। ए होराइजन का मतलब होता है वो जोन, है ना, वो जोन जहां पर बेसिकली हमारे पास सॉइल के इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं, यहां रूट्स होती हैं बेटा, ठीक है, रूट्स होती है। फिर आ जाता है मेरे पास बी होराइजन, है ना। बी होराइजन क्या होता है, इसमें ग्रेन्स होते हैं जो ऊपर ट्रांसफर होते रहते हैं, और ये रॉक होता है, इसे सी कहते हैं। सी बेटा क्या होगा, ये वो पत्थर होता है जो अभी टूटा नहीं है, बिल्कुल भी ये अभी टूटा नहीं है, इसको सी बोलते हैं। जो टूटा हुआ है मतलब वेदर्ड सॉइल, वेदर्ड मतलब जो टूटी हुई सॉइल है, वो मेरे पास किस में आती है, बी में आती है और ए में आती है। ए होराइजन में सॉइल में इंसेक्ट्स होती हैं, रूट्स होती हैं, तो मैक्सिमम एक्टिविटी किस में होती है, ए में होती है, समझो ध्यान से। और बी होराइजन जो होता है उसमें ग्रेन होते हैं जो जस्ट टूट गए हैं, और सी मेरे पास पेरेंट रॉक होती है। सबसे ऊपर जो होगी मेरे पास कौन सी लेयर होती है, ऑर्गेनिक, जो फ्रेशली डेड और ह्यूमस की बनती है। इस तरीके से हम सॉइल की स्टडी करते हैं। जब भी हम सॉइल की स्टडी करते हैं, किसी एरिया में से एक ऐसा पार्ट खोद लेते हैं और वर्टिकली देखते हैं कि उसमें क्या है। किसी सॉइल में ओ लेयर मोटी होती है तो मतलब वहां काफी ह्यूमस है, ओ लेयर कम है तो काफी कम ह्यूमस है। ए वो होती है जहां प्लांट्स की रूट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, यहीं पर सॉइल का में रहने वाले इंसेक्ट वगैरह मिलते हैं। बी क्या होती है, ग्रेन के पार्टिकल्स होते हैं जो सी से बने हैं। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं बेटा, जो ए को हम टॉप सॉइल कह देते हैं और बी को टॉप सॉइल और बी को हम कह देते हैं सब सॉइल, ये वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें से कितना इंपॉर्टेंट है, एज सच ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब सॉइल पे डिटेल क्वेश्चन तो नहीं आता है। अब मेरी बात सुनो, अगर आपसे कोई कहे कि सॉइल में, तो मैंने आपको बता दिया ग्रेन होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये सारी चीजें। अगर आपसे कोई कहे कि सॉइल की टाइप किस बात पे डिपेंड करती है, भाई सॉइल कैसी है किस बात पे डिपेंड करती है, तो देखो ये रॉक है, ठीक है, इस रॉक को आप पेरेंट रॉक कह सकते हो, है ना। पेरेंट रॉक मतलब जिससे सॉइल बनेगी। अब जो मिनरल इस सॉइल में होगा, सॉरी रॉक में होगा, वही मिनरल किस में जाएगा, सॉइल में। तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि जब ये रॉक टूटेगी, यहां पर लाइट पड़ेगी, टेम्परेचर पड़ेगा, आप समझ रहे हो, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, रेन का पड़ेगा, लाइट का इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये सॉइल, ये रॉक टूटेगी। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सॉइल किस बात पे डिपेंड करती है, ए किस बात पे डिपेंड करती है, ए अमाउंट ऑफ वेदरिंग, कितनी टूट फूट हुई है, अमाउंट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है कि रॉक कितनी टूट गई है। दूसरा, वेदरिंग होने के बाद ये जो सॉइल के पार्टिकल है कई बार रिवर से बहकर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तो हमने कहा कि भाई ये कहीं और चले गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो दूसरा, ट्रांसपोर्टेड और नॉट, कई बार रिवर से, हवा से बहकर वो पार्टिकल दूर चले जाते हैं उड़कर, ट्रांसपोर्टेड और नॉट, इसका भी फर्क पड़ता है। तीसरा, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर है, ये। चौथा हम लोग लिख सकते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है बेटा, कि वो एरिया कैसा है, प्लेन है, मतलब टोपोग्राफी होती है प्लेन है कि माउंटेन है, ये सारी चीजें। तो सॉइल कैसी बनती है, ये चीजें होती हैं, इन पे डिपेंड करता है। और ये जो फैक्टर्स हैं, ये सारी चीजें सॉइल को कुछ फीचर्स देते हैं, गिव सम फीचर टू सॉइल। सॉइल को कुछ फीचर, फीचर मतलब समझ में आता है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी सॉइल को देते हैं। और वो फीचर क्या होता है बेटा, ए, जैसे मैं कुछ फीचर्स की बात कर रहा हूं, तो कौन से फीचर देंगे ये सारे, तो दीज फैक्टर्स गिव सम फीचर्स। और वो फीचर में क्या क्या आ जाएगा, ए, ध्यान सुनेंगे बेटा, सॉइल की अपनी पीएच होगी, है ना, सॉइल का अपना ऑर्गेनिक मैटर होगा कि कितना अच्छा ऑर्गेनिक मैटर है उसमें, उसी के हिसाब से। फिर हम लिख सकते हैं बेटा सी, लिख सकते हैं परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और परकोलेशन, इसकी बात कर सकते हैं। तो परकोलेशन क्या होता है
कि पानी कितना नीचे चला गया, उसे हम परकोलेशन कहते हैं। परकोलेशन होता है पानी कितना नीचे जाना। वाटर होल्डिंग होती है कि सॉइल कितना पानी इकट्ठा कर सकता है। देखो इस चीज को समझो बेटा, मान लो आपके पास यहां पर ये सॉइल है, तो ये मेरे पास सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं। तो जब बारिश होती है तो पानी इसमें से निकल के नीचे वाली लेयर्स में मूव करता है ना, परकोलेट करना चाहिए, उससे ग्राउंड वाटर भरेगा और थोड़ा सा फायदा होगा, तो उसे परकोलेशन कहते हैं। और कुछ पानी सॉइल होल्ड भी करती है, उसे वाटर होल्डिंग कहते हैं। दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर परकोलेशन ज्यादा है, सॉइल का पार्टिकल्स बड़े हैं, तो वो सॉइल बेकार हो गई, इन्हें ड्राई हो गई। और अगर वाटर होल्डिंग ज्यादा होगा तो लॉगिंग हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में परकोलेशन का मतलब है कितना पानी नीचे चला गया, वाटर होल्डिंग का मतलब है कितना पानी होल्ड कर रहा है। इनका एक बैलेंस होना चाहिए। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी, मतलब पानी ज्यादा हो जाएगा। देखो प्रॉब्लम कहां आती है कि अगर पार्टिकल्स के बीच में पानी भर जाए ज्यादा तो रूट के लिए हवा नहीं बचती। आप सोचो इस बात को। तो परकोलेशन होता है कि कितना पानी नीचे जा रहा है, वाटर होल्डिंग होता है कितना पानी वो होल्ड कर रहा है। ये किन चीजों पे डिपेंड करता है? पहला, ये ग्रेन के क्या साइज बनते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं ना, साइज अगर बड़े होंगे तो पानी निकल जाता है, छोटे होते हैं थोड़ा होल्ड करता है। दूसरा, ऑर्गेनिक मैटर पर भी डिपेंड करता है, कितना उसमें ह्यूमस है। ये सब मिलकर उसको प्रॉपर्टी देते हैं परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एक्सेस वाटर होल्डिंग कॉज वाटर लॉगिंग, जिससे सॉइल के बीच की हवा खत्म हो जाती है और रूट एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाती, और वहां पर रूट के अंदर एनिमल, आसपास एनिमल्स भी नहीं होंगे। फिर क्लियर है? तो ये मेरे पास सॉइल की प्रॉपर्टी है। और मैं आपको फाइनली कह रहा हूं बेटा कि जैसे कुछ मान लो वाटर बॉडी है, तो वहां पर क्या होता है, वाटर बॉडी जो है वहां पर बेंथिक रीजन मतलब बॉटम, बेंथिक रीजन में सॉइल होती है, ठीक है। और सॉइल डिसाइड करती है क्या चीज? डिसाइड टाइप ऑफ एनिमल, है ना, ये चीज होती है। तो अगर आपसे कोई कहे कि भाई मुझे सॉइल की इंपॉर्टेंस बताओ, तो सॉइल इन बेंथिक बता दे। तो सॉइल क्या करती है, ध्यान सुनो बेटा, टाइप ऑफ सॉइल डिसाइड करती है टाइप ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन समझ में आता है? वेजिटेशन मतलब प्लांट। तो टाइप ऑफ सॉइल डिसाइड करती है टाइप ऑफ वेजिटेशन, जिसे हम कहेंगे टाइप ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा मतलब प्लांट, जो क्या डिसाइड करता है, विच इन टर्न डिसाइड टाइप ऑफ एनिमल। एनिमल जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फोना। क्लियर है? तो टाइप ऑफ सॉइल डिसाइड करती है टाइप ऑफ वेजिटेशन, जिसे हम कहते हैं टाइप ऑफ फ्लोरा, और जो डिसाइड करता है टाइप ऑफ एनिमल, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोना बोलते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आई है बेटा? क्या ये वाली बात समझ में आई है? तो ये आपके सामने क्लियर है, ठीक है, ये आपके सामने क्लियर है कि टाइप ऑफ वेजिटेशन और ये सारी चीजें आपको क्लियरली बता दी मैंने। तो ये चीज याद रखेंगे सॉइल के बारे में जितना बताया। उसके बाद अब हम एक बार एनसीईआरटी डिस्कस कर लें इसकी फटाफट से। चलो एनसीईआरटी आप खुद से रीड करना बेटा, है ना। अभी रोक कर एक बार लेक्चर मेरे कहने से एक बार एनसीईआरटी रीड करो। आपको सॉइल और वाटर लेक्चर रोक लेना है याद से, और उसके बाद एक बार 5 मिनट लगेगा आपको। आप एक बार लाइट रीड कर लो और एक बार आप वो रीड कर लो, सॉइल रीड कर लो। आपको परकोलेशन, टोपोग्राफी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऐसी टर्म्स मिलेंगी, वो आप आराम से करेंगे। बेंथिक का मतलब बॉटम होता है, ठीक है, वो सारी टर्म्स मिल जाएंगी। क्लियर है? तो ये हमारा ए बायोटिक फैक्टर को फिनिश कर देता है। अब हम पढ़ेंगे बायोटिक, ठीक है। तो ए बायोटिक का मैं चाहूंगा कि आप एक ऐसा टेबल बना लें, ठीक है, और उस टेबल में नेम ऑफ फैक्टर, देखो ये तरीका होता है बेटा चीजों को समराइज करने का। देखें यहां पर आप नेम ऑफ फैक्टर और छोटी सी यहां पर आप डिटेल लिख ले शॉर्ट में, जो भी चीजें पड़ी, जैसे टेम्परेचर को लेके कैसे वेरी करता है, एक लाइन में जैसे लिखना होता है उस तरीके से। तो नेम ऑफ फैक्टर और डिटेल, इसका एक टेबल आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने टेम्परेचर की बात कर दी, तो टेम्परेचर को लेके भैया आपने 2-3-4 पॉइंट ध्यान से लिखने। पहला, वेरी कैसे करता है, यूरीथर्मल, स्टेनोथर्मल क्या होता है, ठीक है, और इफेक्ट क्या होता है, काइनेटिक्स वगैरह। तो टेम्परेचर सबसे पहले,
आप ऐसे लिखेंगे डिक्रीज इक्वेटर टू पोल, एक तो ये लिख लोगे, फिर बॉटम टू टॉप डिक्रीज करता है, इतना लिख लोगे कि नहीं? ठीक है। उसके बाद क्या इफेक्ट करता है? इफेक्ट काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी चीजें लिखोगे तो याद हो जाएगा आसानी से। फिर क्या लिखोगे? फिर यूरीथर्मल लिख लोगे क्या होता है, और फिर क्या लिखोगे? स्टेनोथर्मल लिख लोगे क्या होता है। तो यूरीथर्मल स्टेनोथर्मल के बारे में आप चलेंगे इसको। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? बताएं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यूरीथर्मल स्टेनोथर्मल, इनकी डिटेल हो गई। क्लियर? सही है। तो टेम्परेचर हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो आपके पास क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो हाँ, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इस तरीके से आपको टेबल बनाना है। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि एबायोटिक फैक्टर का, क्योंकि आपको अगर याद हो जब मैं चैप्टर स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि जो हैबिटाट है वो दो चीजों का बना हुआ है, एक बायोटिक का और एक एबायोटिक फैक्टर का। याद है कि नहीं? हैबिटाट जो है वो दो चीजों का बना हुआ है, एक बेटा बायोटिक का बना हुआ है, एक मिनट देना बच्चे। हाँ, हैबिटाट जो है मेरे पास दो चीजों का बना हुआ है, एक बायोटिक का और एक एबायोटिक का। मैंने आपको 4 एबायोटिक फैक्टर पढ़ा दिए। कौन से पढ़ाए? टेम्परेचर पढ़ा दिया आपको, लाइट पढ़ा दी, वाटर पढ़ा दिया, सॉइल पढ़ा दिया। अब इन चारों का आपके सिंगल ऑर्गेनिज्म पर, क्योंकि यही तो इकोलॉजी है, ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, इस ऑर्गेनिज्म पर इनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। समझ में आ रहा है टॉपिक क्या पढ़ने वाले भाई? एबायोटिक फैक्टर हमने पढ़ लिए, अब इन एबायोटिक फैक्टर का इस ऑर्गेनिज्म पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये स्टडी करनी है हमने। अब अपने दिमाग के को थोड़ा सा चैनलाइज करो कि हम पढ़ने क्या वाले। हम ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमने एबायोटिक फैक्टर पढ़ लिया। सबसे पहला सवाल, एनसीईआरटी कहती है कि चलो ठीक है मैं आपको इफेक्ट पढ़ाता हूं, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं इफेक्ट पड़ेगा ही क्यों? मतलब इफेक्ट तो हम पढ़ेंगे ना, क्या इफेक्ट, हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट क्या पड़ेगा। मतलब एबायोटिक फैक्टर कांस्टेंट नहीं रहते, बदलते रहते हैं। उस बदलते हुए फैक्टर्स का कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ना चाहिए बायोटिक पे, पर एनसीईआरटी पहले पूछते इफेक्ट पड़ेगा ही क्यों। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि जो हमारे पास एबायोटिक फैक्टर होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते, इज नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं है, ये कीप ऑन चेंजिंग, बदलते रहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये बदल रहे हैं तो ये इफेक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, तो दे कैन अफेक्ट ऑर्गेनिज्म। अफेक्ट ऑर्गेनिज्म, भाई ये ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं और ऑर्गेनिज्म इफेक्ट शो कर सकता है, दोनों बातें हैं ना। ठीक है, एनसीईआरटी पूछती है कि यार इफेक्ट पड़ेगा ही क्यों, इसके लिए कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि भाई इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन पहले तो ये समझेंगे इफेक्ट क्यों पड़ेगा। तो जरा आप ध्यान से सुने बेटा, हमारे पास क्या हुआ था, लाइफ जब इवॉल्व हुई थी तो मेरे पास क्या आया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल आया था। मान लो एक सिंगल सेल इवॉल्व हुआ था। ठीक है, उस सिंगल सेल में कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस इवॉल्व हुए थे। कुछ क्या था, मेटाबॉलिक रिएक्शंस इवॉल्व हुए थे। सही है। फिर लाइफ जो है मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हुई, मल्टी सेलुलर लाइफ आ गई। मेरी बात समझना ध्यान से, जब लाइफ इवॉल्व हुई तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, फिर बाद में मल्टी सेलुलर की लाइफ आ गई। और हमारे पास क्या हुआ बेटा, हमारे पास क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, समझो इस चीज को, कि हमारे पास ये हुआ है कि जो लाइफ है जब इवॉल्व हो रही थी तो उस वक्त कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस आए थे। वो मेटाबॉलिक रिएक्शन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में होते थे ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी से हो सके। तो मैं इस चीज को समझो, इस बात को, मल्टीसेलुलर तो क्या हुआ
सम कंडीशंस डेवलप हो गई उसके अराउंड, सम कंडीशंस डेवलप हो गई, डेवलप अराउंड मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, so that these reactions can occur with maximum speed, मैक्सिमम स्पीड से हो सके। सोचो इस बात को। तो हमने यहां पर बिल्कुल क्लियर किया है कि कुछ ऐसी कंडीशंस डेवलप हो गई किसके अराउंड मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब हम ये कहेंगे कि भाई लाखों सालों में ह्यूमन की बात छोड़ते हैं, लाखों सालों में जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है उसने कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन इवॉल्व करे हैं और उसके अराउंड कुछ कंडीशंस बताई है। वो कंडीशंस इसलिए बनाई हैं सो दैट मेटाबॉलिक रिएक्शंस मैक्सिमम स्पीड से हो सके, कैन अकर विद मैक्सिमम स्पीड। उससे क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी, स्पीड ना लिख के हम लिखेंगे एफिशिएंसी। उससे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म की ओवरऑल सर्वाइवल बढ़ती है। ऑर्गेनिज्म की क्या है, ओवरऑल सर्वाइवल इंक्रीज होता है। सोचो इस बात को भाई। एनसीईआरटी सिंपल कहती है कि बहुत सारे ईयर्स पहले, हजार लाखों साल पहले जब ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहा था उसने क्या किया, कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस इवॉल्व करे। वो सेट ऑफ रिएक्शंस कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में होते थे। वो इसलिए उन कंडीशंस में होते थे ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी से हो सके, ताकि ऑर्गेनिज्म का ओवरऑल सर्वाइवल बढ़ सके, उसके जिंदा रहने के चांस बढ़ सके। ये जो एबायोटिक फैक्टर है ना, ये उन रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं, इसलिए ऑर्गेनिज्म पर अफेक्ट आता है। आप समझो ध्यान से, बट एबायोटिक फैक्टर क्या करते हैं, एबायोटिक फैक्टर tend to affect those metabolic reactions। वो कोशिश करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस की कंडीशंस को अफेक्ट कर जाए। क्लियर है, कंडीशंस को अफेक्ट कर जाए। क्या ये वाली बात समझ में आ गई, बोलो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं, बताओ। क्लियर है, ठीक। अब मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपसे अब जब कहने जा रहा हूं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार इतनी मेहनत से ऑर्गेनिज्म ने रिएक्शंस की एफिशिएंसी इवॉल्व करी, क्या वो आसानी से चाहेगा कि एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट कर दे? नहीं। तो यहां पर एक नई टर्म आ जाती है, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होती है वो समझो। होम्योस्टैसिस क्या होता है कि हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारी वो कंडीशंस बदले नहीं। वो जो इंटरनल कंडीशंस, ये कौन सी कंडीशंस है, इंटरनल बॉडी के अंदर वो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शन मैक्सिमम स्पीड से चलती है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अब हम पढ़ रहे हैं एबायोटिक फैक्टर कैसे बायोटिक को इंपैक्ट करेगा। तो हमने कहा कि भाई एबायोटिक फैक्टर कांस्टेंट नहीं रहता, बदलता रहता है, तो इंपैक्ट आना चाहिए। पर सवाल ये इंपैक्ट आएगा ही क्यों? तो हमने कहा कि लाखों सालों में हमने कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन एक पर्टिकुलर कंडीशंस में इवॉल्व करे हैं। अगर वो कंडीशन इंपैक्ट होंगी तो ही इंपैक्ट होता है। क्लियर है? लेकिन क्या ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो कंडीशन इंपैक्ट हो? नहीं। तो उसके लिए एक टर्म हम लेकर आते हैं, होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस क्या होता है? एक एबिलिटी होती है, एक तरीके की एबिलिटी टू मेंटेन, वो कंडीशन नहीं बदलनी देनी, मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। अब यहां पर हम बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की, या हम बोलेंगे कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन की। या तो कंडीशन लिख लो या एनवायरनमेंट लिख लो, इंटरनल कंडीशंस। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं? सोचो। तो होम्योस्टैसिस क्या होती है? एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट या कंडीशंस। इसको हमने होम्योस्टैसिस बोल दिया। हमने क्या बोल दिया? होम्योस्टैसिस बोल दिया। क्लियर है? ऐसी एबिलिटी जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट या इंटरनल कंडीशंस को, क्लियर है,
को क्या कर सके, इंपैक्ट कर सके। ठीक है, अब आ जाओ, इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, इसका क्या है बेनिफिट, समझना इस बात को, इसका बेनिफिट क्या है। अगर मैं होम्योस्टैसिस मेंटेन करता हूं, सबसे पहले तो मैं आपको इसका बेनिफिट बताता हूं। इफ ऑर्गेनिज्म is able to maintain homeostasis, उससे क्या होगा, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो प्रॉपर चलेंगे, रन प्रॉपरली। सही है, वो प्रॉपरली रन करेंगे। हां सर, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि होम्योस्टैसिस हमने बोला कि इंटरनल कंडीशन मेंटेन रखना है, उससे क्या होगा, हमारे रिएक्शंस प्रॉपर चलेंगे। अब ये होम्योस्टैटिस में हम इंटरनल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म है, इसमें कौन सी इंटरनल कंडीशन भाई, किस प्रकार की इंटरनल कंडीशन। यहां दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्ट और वाटर बैलेंस, सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। मेरी बात सुनना ध्यान से, हमारी बॉडी में लगातार एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते रहते हैं, मेटाबॉलिक वाटर बनता रहता है, हम उसका एक बैलेंस रख सके, उसे हम नाम देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अगर मैं बात कर रहा हूं इंटरनल कंडीशन की, तो मैं किसकी टर्म में बात करूंगा, पहला ये, दूसरा मैं बात करूंगा कांस्टेंट टेम्परेचर की। तो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन। तो अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरनल कंडीशन, इंटरनल कंडीशन एग्जैक्टली है क्या भाई, किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल कंडीशन क्या है। एक है तापमान, टेम्परेचर प्लस सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, और अगर मैं चाहता हूं कि वो कांस्टेंट रहें, इंटरनल कंडीशन का मतलब तो ये है, और अगर मैं चाहता हूं कि वो कांस्टेंट रहे, तो मैं बात कर रहा हूं ऑस्मो और थर्मो रेगुलेशन की। इस वजह से अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी का रोल क्या होम्योस्टैसिस में है, बिल्कुल है, बिकॉज इट इज मेंटेनिंग ऑस्मो रेगुलेशन। सही है। इसके अलावा आपका थर्मोस्टेट कौन है, आप देखो, टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, हाइपोथैलेमस। तो कहीं ना कहीं वो हमारा थर्मो रेगुलेशन पे भी बात कर सकते हैं। क्लियर है। आपकी ब्लड जो है वो चीजों को कांस्टेंट रखने में मेंटेन करता है, वेस्ट को रिमूव करना, तो वो भी होम्योस्टैसिस में मेंटेन कर रहा है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि होम्योस्टैसिस हम दो टर्म में बात करते हैं, तापमान और सॉल्ट और वाटर बैलेंस की टर्म में। और अगर हम कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस की बात करें, ऐसी एबिलिटी मेंटेन करने की, उसे हम होम्योस्टैसिस, होम्यो का मतलब होता है बेटा एक तरीके से इंटरनल, स्टैसिस मतलब कांस्टेंट। अब यहां पर हमारा ज्यादा फोकस इस पे रहने वाला है, मोर फोकस हमारा किस पर है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर को लेकर हम रिलेट करके इस टॉपिक को समझेंगे। क्लियर है। एनसीईआरटी कहते हैं टेम्परेचर को लेकर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझते हैं। तो एनसीईआरटी ने एक एनालॉजी बताई है, एनालॉजी मतलब समानता बताई है थर्मो रेगुलेशन को लेकर। उसने कहा है कि मान लो एक एनालॉजी बताई है थर्मो रेगुलेशन को लेकर। उसने कहा है कि मान लो हमारे पास समर चल रही है लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास की समर चल रही है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक पर्सन है जिसका नाम ए है, वो क्या कर रहा है, अपने घर में एयर कंडीशनर लगाए है, एसी लगा रहा है। ठीक है। जब वो कार में ऑफिस जा रहा है, मस्त, तो यहां भी वो एसी लगा रखा है, और अपने ऑफिस में भी उसने क्या लगा रखा है, एसी लगा रखा है। यहां पर वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल तापमान ज्यादा होने के बाद भी अपने अराउंड टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किए हुए है। ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को बोलूं कि ये क्या कर रहा है बेटा, ये क्या कर रहा है, ये जो पर्सन है ए, पर्सन ए एबल टू मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर
अराउंड इट। अच्छा, बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या हुआ उसको? उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ गई, वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। ठीक है, और वो कैसे कर रहा है? हाउ इट कैन बी डन। एनसीईआरटी लिखती है आर्टिफिशियल मीन, क्योंकि एसी तो आर्टिफिशियल चीज है ना, आर्टिफिशियल मीन। पर उसको कॉस्ट क्या पड़ रही है? कॉस्ट है एनर्जी की, एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी की। तो इस चीज को जरा हम ऐसे समझते हैं, हमारी बॉडी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखती है हमारे एंजाइम्स के अराउंड। जो टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, एनालॉजी होता है समानता, जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, उसको वो मेंटेन रखने के लिए सब काम करती है। अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो स्वेटिंग करेगी, कम होगा तो शिवरिंग करेगी। इस तरीके से बॉडी काम करती है। उसका बेनिफिट क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर चलने वाले सारे रिएक्शन मैक्सिमम स्पीड से चलते हैं। उसका कोई कॉस्ट पड़ता है हमें? बिल्कुल पड़ेगा। अगर आपको कांस्टेंट चीजें रखनी है तो आपको कॉस्ट तो देनी पड़ेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट तो कांस्टेंट है नहीं। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि थर्मो रेगुलेशन की ये एनालॉजी है। क्या ये काम कोई वो पर्सन कर सकता है जो मान लो रिक्शा पुलर है? क्या वो अपने रिक्शे में एसी लगा ले? सर तो पैसे तो मिलेंगे, पर क्या वो कॉस्ट निकल के आएगी? नहीं। क्लियर है? तो वो क्या करेगा? वो धूप में बैठा रहेगा? नहीं, वो छुप जाएगा। वो दोपहर में रिक्शा नहीं चलाएगा। तो मैं आपको अब ये समझा रहा हूं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि एबायोटिक फैक्टर का इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, उसको जानने के लिए हमने समझा इफेक्ट पड़ेगा क्यों, क्योंकि कांस्टेंट कंडीशंस बनी थी ताकि रिएक्शन मैक्सिमम स्पीड से हो सके। क्लियर है? फिर मैंने कहा ये कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन किसकी टर्म में है? तापमान और सॉल्ट और वाटर की बैलेंस की टर्म में। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब किस तरह के ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए इस एबिलिटी को लेके कि भाई वो कांस्टेंट कंडीशन मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं। इस एबिलिटी को लेकर किस तरह के ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा? टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। तो हम तीन तरह के ऑर्गेनिज्म लिखते हैं। एक हम लिखते हैं रेगुलेटर, एक लिखते हैं कन्फर्मर और एक लिखते हैं पार्शियल रेगुलेटर। रेगुलेटर वो होते हैं जिनके पास एबिलिटी है टू मेंटेन होम्योस्टैटिस, वो मेंटेन कर ले जाते हैं और ये नहीं कर पाते। और जो पार्शियल होते हैं ना बेटा, पार्शियल वो क्या करते हैं समझना, पार्शियल थोड़े टाइम तक करते हैं फिर उनके पास ऑप्शन नहीं बचता। तो दे कैन रेगुलेट फॉर सम टाइम, मतलब कोशिश करते हैं कुछ समय तक, देन कन्फर्म, उसके बाद वो क्या करते हैं? कन्फर्म करते हैं। क्लियर है? सही है? तो इस एबिलिटी के बेस पर हमने तीन तरह के ऑर्गेनिज्म लिखे। सबसे पहले मैं आपको रेगुलेटर की बात बता रहा हूं। ठीक है, व्हाट इज रेगुलेटर? रेगुलेटर क्या होते हैं? तो मैंने कहा रेगुलेटर एबिलिटी है टू मेंटेन होम्योस्टैटिस, होम्योस्टैसिस। सही है। इसका कोई बेनिफिट है? यस। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे वो मैक्सिमम एफिशिएंसी से अकर विद मैक्सिमम एफिशिएंसी, अधिकतम एफिशिएंसी से होंगे। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी से होंगे। क्लियर है कि नहीं? सही है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी से होंगे, ये हमारे पास क्या है? ये इसका बेनिफिट है। लॉस और कॉस्ट, कीमत क्या पड़ेगी? इसकी कीमत क्या आएगी? कीमत आती है बेटा एनर्जी, एनर्जी का एक्सपेंस है। समझ लो ध्यान से, इसको आप लॉस भी लिख सकते हो, मैं कॉस्ट लिखता हूं, कीमत बोलता हूं। तो एनर्जी का खर्चा बढ़ जाता है।
एनर्जी का एक्सपेंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एनर्जी का एक्सपेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। अब जरा ये देखो, अब मैं आपसे पूछूं कि थर्मो रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं ठीक है, मैंने कहा रेगुलेटर। अब रेगुलेटर दो तरीके के हो गए ना। जब हम बात करेंगे रेगुलेटर की तो रेगुलेशन दो तरीके का हो सकता है। रेगुलेशन दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है ए थर्मो रेगुलेशन, तापमान कांस्टेंट रखना, थर्मो रेगुलेशन। दूसरा हो सकता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, किडनी प्रेजेंट है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो इसके लिए तो किडनी प्रेजेंट है, जो सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बना के रखती है, क्योंकि वेस्ट लगातार बनता रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुने बेटा, आपकी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना एक्सक्रीशन की, आपको समझ आएगा। आपके पास लगातार वेस्ट दो रीजन से बन रहा है। एक मेटाबॉलिक वेस्ट है जो सेल बना रहा है, स्टार्टिंग की लाइन में ही लिखा है। दूसरा आपका इंजेशन ज्यादा, इंजेशन मतलब जितनी जरूरत है आप उससे ज्यादा चीजें खा रहे हो ना। मान लो पानी ज्यादा चला गया बॉडी में तो फिर एक्सक्रीट करना पड़ेगा, सॉल्ट कोई ज्यादा चला गया तो एक्सक्रीट करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है। तो ऑस्मो रेगुलेशन ये करता है। अब थर्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, थर्मो रेगुलेशन कैसे किया जाता है, हाउ थर्मो रेगुलेशन इज डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करते हैं, हाउ थर्मो रेगुलेशन इज डन। समझो इस चीज को, ध्यान दे बेटा इस बात को कि थर्मो रेगुलेशन कैसे किया जाता है उसको समझो। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि हम मेंटेन करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। बहुत ध्यान से समझना, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये दो तरीके से करते हैं, बाई टू वेज, दो तरीके से कर सकते हैं। एक कर सकते हैं फिजियोलॉजिकल मीन। फिजियोलॉजिकल मीन का क्या मतलब होता है, हमारी बॉडी में कोई ऐसा मैकेनिज्म प्रेजेंट हो, जैसे कि ए हम लिखेंगे स्वेटिंग, लाइक डेजर्ट कूलर। जैसे डेजर्ट कूलर होता है ना, डेजर्ट का कूलर होता है, उसकी तरीके से अगर टेम्परेचर अबव 37 हो जाएगा तो बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग करती है। क्या करती है, स्वेटिंग, ताकि कूलिंग इफेक्ट आए। ये फिजियोलॉजिकल है, मतलब बॉडी के थ्रू हो रहा है। दूसरा होता है शिवरिंग। एक कहेगा सर 30 डिग्री पे तो शिवरिंग नहीं होती, हमने क्लोथ्स पहने होते हैं ना बेटा। तो शिवरिंग क्या होता है, व्हेन सराउंडिंग टेम्परेचर ड्रॉप करता है, बिलो 37 आ जाए, बिलो 37 डिग्री। और शिवरिंग क्या होती है, हीट जनरेट करती है, हीट जनरेट करती है। अब देखो मेरी बात समझना ध्यान से, आप में से बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि थर्मो रेगुलेटर और वार्म ब्लडेड सेम बात होती है। मुझे बताना हाँ या ना, थर्मो रेगुलेटर और वार्म ब्लडेड सेम बात मानते हो कि नहीं? आप में से बहुत सारे बच्चे ध्यान से देखना, थर्मो रेगुलेशन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला फिजियोलॉजिकल मीन, दूसरा सेकंड बिहेवियरल मीन। बिहेवियरल मीन, दूसरा हमारे पास बिहेवियरल मीन हो सकता है। अब ये क्या होता है बेटा, बिहेवियरल मीन क्या होता है कि आप बिहेवियर, जैसे समझो आप क्या करो, आप जब टेम्परेचर इंक्रीज हो ना, मूव कर जाओ। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो तो मूव कर जाओ शेड में, मूव इनटू शेड। मैंने अभी रिक्शा पुलर का एग्जांपल दिया, दोपहर में वो नहीं चलाता रिक्शा, तो एक उसका बिहेवियर है, ठीक है, दैट इज बिहेवियरल मीन। तो थर्मो रेगुलेशन दो तरीके से की जाती है, एक फिजियोलॉजिकल मीन, दूसरा बिहेवियरल मीन। क्लियर है? ठीक है। अब मैं यहां पर नोट लिख रहा हूं, नोट ये है कि मेरे पास थर्मो रेगुलेटर जो होते हैं वो मेरे पास हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं और साथ में
कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, अभी देखेंगे क्यों। सॉरी, कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं, वो देखेंगे कैसे, ध्यान दो बेटा, वो अभी हम देखेंगे कैसे। समझना मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, थर्मोरेगुलेटर और वार्म ब्लडेड सेम बात है क्या? आ जाओ जरा कहानी पे ट्विस्ट लाते हैं। देखो मुझे बताओ, ऑल रेगुलेटर्स आर वार्म ब्लडेड और ऑल वार्म ब्लडेड्स आर रेगुलेटर, दोनों सही है या दोनों में से कोई एक गलत है? या इज थर्मोरेगुलेटर एंड वार्म ब्लडेड आर सेम? सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। नहीं नहीं, सुनना ध्यान से कैसे। मैंने आपको लिखा, ध्यान दो बेटा, मैंने आपको लिखा थर्मोरेगुलेटर। थर्मोरेगुलेशन कैसे काम करता है? एक करता है कैसे, ध्यान सुनेंगे बेटा। थर्मोरेगुलेटर किस तरीके से काम करता है, इस चीज को समझें। थर्मोरेगुलेटर किस तरीके से काम करता है, इस चीज को जरा हमें समझना है। पहला हम लिखेंगे फिजियोलॉजिकल मीन, स्वेटिंग और शिवरिंग। तो ये जो फिजियोलॉजिकल मीन वाले होते हैं ना, जिसमें स्वेटिंग और शिवरिंग आती है, ये होते हैं वार्म ब्लडेड। और मेरे पास बिहेवियरल मीन वाले वो होते हैं मेरे पास कोल्ड ब्लडेड टाइप के, या इनवर्टिब्रेट हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जो भाग जाएंगे, जैसे लिजर्ड मान लो, जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूं, लिजर्ड वो छुप जाती है गर्मी में। तो मेरा पॉइंट ये है कि सारे, देखो, ऑल रेगुलेटर्स आर वार्म ब्लडेड नहीं, बिकॉज सम आर कोल्ड ब्लडेड ऑल्सो, बट ऑल वार्म ब्लडेड आर रेगुलेटर। ये सही है, यहां तक समझ में आया? क्योंकि रेगुलेटर्स में दो आ जाते हैं, एक जो फिजियोलॉजिकल मीन से करेंगे और दूसरा बिहेवियरल मीन से। बिहेवियरल का मतलब होता है भाग जाना। ये शायद आपको मेरे ख्याल से पढ़ते हुए आज ही समझ में आया होगा कि हाँ ये अलग अलग होता है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलती है ये चीज, ठीक है। अब जरा आ जाओ कन्फॉर्मर को लेके बात करते हैं। कन्फॉर्मर क्या होते हैं बेटा? जो क्या करते हैं, ध्यान सुनिए, जो क्या करते हैं, विच चेंज इंटरनल कंडीशन। अब इंटरनल कंडीशन का मतलब हो गया या तो टेम्परेचर या सॉल्ट और वाटर बैलेंस। भाई या तो हम तापमान की बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉल्ट एंड वाटर की। तो विच चेंज इंटरनल कंडीशन विद चेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशन। इंटरनल कंडीशन बदल देते हैं एक्सटर्नल कंडीशन के साथ, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? कन्फर्मर का नाम दे रहे हैं। समझो ध्यान से। तो कन्फर्मर क्या होते हैं? जो इंटरनल कंडीशन बदलते हैं बाहरी कंडीशन के बदलने के साथ, उसे हमने क्या नाम दे दिया? कन्फर्मर का नाम दे दिया। सही है। अब इनको बेनिफिट क्या होता है बेटा? इनका बेनिफिट तो क्या होगा, बेसिकली ये एनर्जी सेव हो जाती है, एनर्जी सेव हो जाती है। पर इनको नुकसान ये पहुंचता है, ध्यान सुनेंगे, नुकसान ये पहुंचता है कि इनके मेटाबॉलिक रिएक्शंस नॉट अकर विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। आप समझो इस बात को। ये कुछ ऐसा है बेटा, कुछ ऐसा है, ध्यान से सुने, कुछ इस तरीके का है कि भाई आपने क्या किया, खाना बचाने के लिए कुछ लोगों को भूखा रख दिया आपके घर में, ये काम कर दिया। आप सोचो, दिमाग लगाओ। कन्फर्मर होना फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि रिएक्शन कम स्पीड से हो रहा है। तो जो हम स्पीड को लेके वर्ड यूज करते हैं ना, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिमम। अगर कोई चीज मैक्सिमम एफिशिएंसी से होती है तो आप उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम, ठीक है। और अगर, ध्यान दे बेटा, अगर आप क्या करते हैं,
आप इसको बिलो मैक्सिमम एफिशिएंसी लिखते हैं, बिलो मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इसको आप लिखते हैं सब ऑप्टिमम। समझो, तो मैं अगर आपसे लिखूं, यहां पे लिख सकता हूं कि रिएक्शन अकर सब ऑप्टिमली, ये फायदे की चीज है नहीं, अकर सब ऑप्टिमली, मैक्सिमम स्पीड से कम होंगे। आपको समझ में आ रहा है ये चीज? और मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म, नोट ये है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनवर्टिब्रेट जो हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? कन्फर्मर होते हैं, आर कन्फर्मर। अब दिमाग में एक सवाल उठता है कि यार जब मैक्सिमम कन्फर्मर हैं और फायदा तो रेगुलेटर होने में है, क्योंकि रिएक्शन भी तो बढ़िया स्पीड से चलेगा। भाई सवाल ये मन में उठेगा ना कि वाई ऑल रेगुलेटर नॉट, सॉरी ऑल कन्फर्मर नॉट बिकम रेगुलेटर, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फायदा किस में होने में है? कन्फर्मर और रेगुलेटर होने में। क्योंकि स्पीड मैक्सिमम चलेगी ना रिएक्शंस की, सर्वाइवल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिंदा रहने के चांस बढ़ेंगे। यहां पर क्या है, स्पीड घट जाएगा रिएक्शन का। ये क्या करेंगे फिर? ये उस तापमान पे नहीं मिलते जहां पर इनकी बॉडी क्या है, कम काम करती है, वो उसी तापमान पर मिलने की कोशिश करते हैं, उसी कंडीशन में मिलते हैं। तो ये कन्फर्मर हो गया। अब हम आपसे दो क्वेश्चन दिए हुए, मैं चाहूंगा कि आप ये खुद से करें कि दो ऑर्गेनिज्म है, एक ए और बी है, ठीक है, इनकी ऑप्टिमम एक्टिविटी 37 डिग्री पे है। इफ एट 25 डिग्री सेल्सियस एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इन ए डिक्रीज, 25 डिग्री पर अगर ऑर्गेनिज्म ए है, उसके एंजाइम की एक्टिविटी घट जाती है और कोई चेंज नहीं होता बी में, तो बताओ कौन कन्फर्मर कौन रेगुलेटर? आप आराम से कर पाओगे। दूसरा क्या कह रहा है? ऑर्गेनिज्म पी इज अ कन्फर्मर है एंड प्रेजेंट इन कंडीशन विच इज ऑप्टिमम। वो कन्फर्मर है और वो ऑप्टिमम है, और अगर उसको लो टेम्परेचर पे शिफ्ट किया जाए, समझो ध्यान से, अगर उस किसी कन्फर्मर को लो टेम्परेचर पे शिफ्ट करूं तो क्या उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा घटेगा? आप खुद देखो, अगर यहां देखो ए में डिक्रीज हो गया, बी में कोई चेंज नहीं हुआ तापमान घटने से, तो ए कन्फर्मर हो गया, चलो मैं कर देता हूं, बी क्या हो गया? रेगुलेटर हो गया। आप खुद सोचो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं किसी कन्फर्मर को लो टेम्परेचर पे शिफ्ट कर दूं, क्या उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी घटेगी? नहीं। क्यों बढ़ेगी घटेगी? वो अपना काम स्लो कर लेगा ना। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज नो, डिक्रीज नो, नो चेंज इन एनर्जी रिक्वायरमेंट यस, एक्टिविटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। तो ये भी गलत हो गया। आपको समझ में आ रहा है? एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं, आपको ध्यान दो बेटा, मैं कहता हूं ये रेगुलेटर है, तो रेगुलेटर मान लो 37 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है। आपने इस रेगुलेटर को आपने भेज दिया, मान लो इसके अंदर टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री है, बाहर आपने 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो रेगुलेटर तो अंदर 37 डिग्री सेल्सियस ही रखेगा, तो इसकी एक्टिविटी सेम रहेगी। हाँ सर, एक्टिविटी सेम रहेगी, पर इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। हां, यह समझ में आया? क्लियर है? और मान लो तुम्हारे पास कन्फर्मर है, दिस इज कन्फर्मर, बाहर 37 डिग्री सेल्सियस है, अंदर 37 डिग्री सेल्सियस है। आपने इसको चेंज कर दिया किस में? कन्फर्मर को ले आए किस में? मान लो 25 डिग्री सेल्सियस में। तो इसका क्या होगा बेटा? इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इसका अंदर का भी घट जाएगा, और इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट सेम रहेगी, क्योंकि इसने क्या किया? एनर्जी को घटा, मतलब वही नहीं किया, एनर्जी सेम रहेगी रिक्वायरमेंट। ये ऐसे करा हमने क्वेश्चन, सोच लो, देख रहे हो कितना कॉन्सेप्चुअल है ना? ऐसा थोड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है इकोलॉजी में। क्लियर है? अब सवाल ये पूछता आपकी एनसीईआरटी कि व्हाई ऑल कन्फर्मर नॉट बिकम रेगुलेटर, तो इसके लिए जवाब क्या दोगे? ये सुनो ध्यान से देख लो बेटा। व्हाई ऑल कन्फर्मर नॉट बिकम रेगुलेटर, तो आप कहोगे कि जो थर्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन रिक्वायर एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो दोज ऑर्गेनिज्म
विच कैन अफोर्ड, विच कैन अफोर्ड, जो ये एनर्जी अफोर्ड कर पाए, अफोर्ड दैट मच ऑफ एनर्जी, वो कन्फर्मर से रेगुलेटर में कन्वर्ट हो गए, वो इवॉल्व हो गए, किसमें, इवॉल्व इनटू रेगुलेटर। सभी नहीं बेटा, तो ये तो डिपेंड करता है कि जो खर्चा कर पाया वही इवॉल्व हो पाए। क्लियर है? इसका मतलब उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं रेगुलेटर और कन्फर्मर में किसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आप खुद देखो। अगर मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं तो मेरे हिसाब से रेगुलेटर की एनर्जी नीड ज्यादा है, वार्म ब्लडेड की एनर्जी नीड ज्यादा होगी, नीड हाई है। क्लियर है? सही है, एज कंपेयर टू कन्फर्मर। नहीं तो जो ये एनर्जी मतलब एक तरीके से अफोर्ड कर पाया वो ऐसे कन्वर्ट हुआ। आगे चलेंगे, अब आ जाओ, वाई स्मॉल साइज रेगुलेटर नॉट फाउंड इन पोलर एरिया। अब जरा समझना, इस चीज को समझो। एक रेगुलेटर ये है और एक रेगुलेटर ये छोटे साइज का है। नाउ दिस इज रेगुलेटर, दिस इज रेगुलेटर, ठीक है। मान लो इसका सरफेस एरिया, देखो हमेशा याद रखो छोटा साइज और बड़े साइज में क्या फर्क होता है। चलो ठीक है, मान लो ये क्यूब है, ये दोनों क्यूब है, तो इसकी साइड मान लो 2 सेंटीमीटर है, छोटे साइज का है। इसकी साइड कितनी आ जाएगी, मान लो 4 सेंटीमीटर। आप सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकालो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकालो। इसका सरफेस एरिया क्या आएगा बेटा, देखो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो किसका आएगा, हाई, छोटे साइज का। सरफेस एरिया टू, मान लो अगर मैं किसी क्यूब की साइड 2 सेंटीमीटर रखता हूं, इसकी 4 रखता हूं, तो 6a² आएगा ना। यहां पर देखो 6a² अपॉन में a क्यूब, ये काट दो तो 6a से लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, सॉरी तो मैथ कमजोर है हमारी ना, इसको इससे काट दिया, 6 अपॉन में a आ जाएगा। तो 6 अपॉन में a का मतलब हो गया 6/4। यहां कितना आ जाएगा, 6 अपॉन में a लिखना है मुझे, तो मुझे 6/2, ये 3 आ गया। अब मुझे बताओ जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया टू रेशियो ज्यादा, किसका ज्यादा है, छोटे साइज का। तो स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म, स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म हैव हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया ज्यादा होता है बेटा, समझ रहे हो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होती है। और जो हीट लॉस होती है या गेन होती है बाई सरफेस होती है। सही है? तो पोलर एरिया में क्या होता है, डिफरेंस एनर्जी का ज्यादा है। पोलर एरिया में टेम्परेचर बहुत लो है, टेम्परेचर इज वेरी लो। उसमें क्या होगा, थर्मो रेगुलेशन छोटे साइज के लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। थर्मो रेगुलेशन गेटिंग डिफिकल्ट क्योंकि सरफेस एरिया हाई है, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम के कंपैरिजन से। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? बोलो, सही है? तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि छोटे साइज का ऑर्गेनिज्म जो है उसका हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है, हीट लॉस, हीट गेन बाय सरफेस होगा। पोलर एरिया टेम्परेचर इज वेरी लो, थर्मो रेगुलेशन गेटिंग डिफिकल्ट ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। आप समझो इस चीज को। क्लियर है? अब विच विल लूज मोर हीट इन पोलर एरिया, आप देख लो, लार्ज साइज रेगुलेटर्स, लार्ज साइज कन्फॉर्मर, स्मॉल साइज कन्फॉर्मर और स्मॉल साइज रेगुलेटर। अब आप सी और डी में भी कंपेयर कर पाओगे खुद से, ठीक है, खुद से कर पाओगे। एक ग्राफ आपके पास एनसीईआरटी ने दिया है। एनसीईआरटी ने ग्राफ में क्या दिया है सुन लो ध्यान से। यहां उसने एक्सटर्नल कंडीशन लिखी है, देखो ग्राफ का मतलब समझना पहले, और यहां लिखी है इंटरनल कंडीशन। इंटरनल कंडीशन का मतलब हो गया तापमान या
सॉल्ट और वाटर, मान लो टेम्परेचर लिख देता हूं। एक्सटर्नल कंडीशन का मतलब क्या होगा आप बताओ? एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर होगा कि नहीं? बाहर मतलब बदलना, एक्सटर्नल कंडीशन। तो उन्होंने, एनसीईआरटी ने कहा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी इंटरनल कंडीशन बदले ना, मतलब बाहर का एबायोटिक फैक्टर बदल रहा है पर वो इंटरनल कंडीशन नहीं बदल रहा, उसे रेगुलेटर बोलते हैं। इंटरनल कंडीशन का मतलब टेम्परेचर, देख लो, उसे रेगुलेटर बोलेंगे। ये एबायोटिक फैक्टर हो गया। अब देखो जरा, जो चेंज कर ले खुद को साथ के साथ, वो कन्फर्मर हो गया। वो क्या हो गया? कन्फर्मर हो गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है? अपना बॉडी टेम्परेचर बाहर के तापमान के हिसाब से बदल रहा है। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने इसको पार्शियल रेगुलेटर लिखा है, ऐसे इसको पार्शियल रेगुलेटर लिखा है। लेकिन जो राइटअप है ना बेटा, उसके अकॉर्डिंग पार्शियल रेगुलेटर जो होता है उसका ग्राफ दूसरा होना चाहिए। पार्शियल रेगुलेटर के लिए लिखा हुआ है जो राइटअप कि वो कांस्टेंट रहता है फिर रेगुलेट करता है, ऐसा ग्राफ होना चाहिए। पर एनसीईआरटी ने इसको ऐसे करके, ऐसे देखो, पार्शियल का होना ऐसा चाहिए था, ऐसा। ठीक है, पर उसने इस तरीके का दिया है तो ठीक है, पर कौन सा सही है बेटा? जो बना हुआ है, जो दे रखा है वही फिर याद करो, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ग्राफ बिटवीन एक्सटर्नल, हमेशा याद रखो एक्सटर्नल लेवल का मतलब क्या है? एक्सटर्नल लेवल का मतलब है एबायोटिक फैक्टर, इंटरनल लेवल का मतलब यहां पर टेम्परेचर वगैरह है। क्लियर है कि नहीं? सही है। अब जरा यहां पे आओ, इफेक्ट ऑफ एबायोटिक फैक्टर ऑन बायोटिक, ध्यान से सुनना। अब हमने ये पढ़ लिया कि क्यों इफेक्ट होगा, अब हमें यह पढ़ना इफेक्ट क्या पढ़ने वाला है। सही है, तो इफेक्ट ऑफ एबायोटिक फैक्टर ऑन बायोटिक, बायोटिक पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? बताइए, अब आ जाओ। एबायोटिक फैक्टर इज नॉट कांस्टेंट, कीप ऑन चेंजिंग। एबायोटिक फैक्टर कांस्टेंट नहीं होता, बदलता रहता है। यह बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो मेरी बात समझो, मान लो मैंने ये अर्थ बना दी, ऐसे अर्थ बना दी। मैं दो तरीके से समझता हूं। अगर चेंज, ध्यान सुनेंगे बेटा, अगर जो बदलाव है वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए हो, कम टाइम के लिए हो, आप समझो, जो चेंज है, मान लो टेम्परेचर बदल रहा है, शॉर्टर ड्यूरेशन का अगर मेरे पास चेंज हो, तो ऑर्गेनिज्म के पास क्या ऑप्शन है? अर्थ है, मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, यहां पर ऑर्गेनिज्म है ये, या तो वो वहां से भाग जाएगा, मान लो यहां डिग्री, यहां टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री हो गया, तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? माइग्रेट कर देगा, या वहां छुप जाएगा, सस्पेंशन करेगा। आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी जो है वो एग्जैक्टली है क्या, कि एबायोटिक का फर्क क्या पड़ेगा। अगर जो बदलाव कम देर के लिए है तो या तो ऑर्गेनिज्म वहां से भाग जाएगा, जो भाग सकता होगा, नहीं तो वो अपनी एक्टिविटी क्या कर लेगा? सस्पेंड कर लेगा। उसे हम सस्पेंशन लिख रहे हैं। यहां तक समझ में आ रही है? उसे हम क्या लिख रहे हैं? सस्पेंशन लिख रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है बेटा कि ऑर्गेनिज्म, एक ऑप्शन और है हमारे पास, एक तो हो गया सस्पेंशन और हमने लिखा माइग्रेशन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है बेटा, अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चेंज होता है, तो वहां पर दो ऑप्शन है। एक है एडप्टेशन, भाई अगर मान लो पूरी ही अर्थ पर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चेंज हो जाए तो या तो एडप्ट करो, नहीं तो एक्सटिंक्ट करो। समझो ध्यान से। तो एबायोटिक फैक्टर का फर्क पड़ने से पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि भाई तीन तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। पहला माइग्रेशन, दूसरा सस्पेंशन, तीसरा अडप्टेशन। ये तीनों मिलाकर ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी बनाएगी आपके लिए। क्लियर है? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है? ध्यान दो, व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन का मतलब होता है कि भाई आप किसी ऐसी कंडीशन से जो होस्टाइल है, होस्टाइल समझ में आता है, खराब कंडीशन से, तो ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करता है, माइग्रेट फ्रॉम हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है मुश्किल, कंडीशन टू
फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में मूव कर जाता है। और किस लिए करता है देख लो, फॉर शेल्टर, रहने की जगह, और फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए भी मूव करती है। जैसे आपने फिश पढ़ा था, याद करो, साइक्लोस्टोम मूव कर जाता है फ्रेश वाटर से, मैरीन से फ्रेश वाटर में। और फॉर फूड, खाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले टिड्डे उड़ के आए थे, ग्रास हॉपर उड़ के आए थे बाहर से खूब सारे। तो ऑर्गेनिज्म माइग्रेट फ्रॉम होस्टाइल, होस्टाइल मतलब डिफिकल्ट कंडीशन टू फेवरेबल कंडीशन, और वापसी भी आ सकते हैं। एंड कैन कम बैक, जरूरत पड़ने पर वापसी आ जाते हैं। व्हेन नॉर्मल कंडीशन रेज्यूम, अगर नॉर्मल कंडीशन रेज्यूम होगी तो ये भैया वापसी भी आ सकते हैं। आप समझ रहे हो, अगर नॉर्मल कंडीशन आ जाती है तो ये वापसी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको। ठीक है, अब इसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने क्या दिया है, साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन क्या थे, बर्ड होती है, वो कहां से मूव करती है, मूव फ्रॉम रशिया। रशिया में एक जगह है साइबेरिया, वहां पर बेटा ज्यादा ठंड पड़ती है। मतलब देखो कुछ ऐसा है, मान लो ये अर्थ है, यहां पे इंडिया यहां मान लो कहीं है, तो यहां चाइना है, यहां रशिया है मान लो, तो रशिया का ये वाला हिस्सा ये मान लो साइबेरिया है। तो जब यहां ठंड पड़ रही होगी तो यहां तो बर्फ ही जमी होगी साइबेरिया में, तो वहां से आ जाते हैं साइबेरिया टू इंडिया। इंडिया में कहां पर, राजस्थान, क्योलाडो नेशनल पार्क, क्योलाडो नेशनल पार्क जिसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहते हैं, यहां आ जाते हैं वो। ठीक है, हर साल यहीं आते हैं। उन्हें कैसे पता बेटा, दो तीन चीजें होती हैं बर्ड की मूवमेंट के लिए। एक होती है ज्योग्राफिकल मेमोरी, उन्हें आइडिया रहता है ज्योग्राफी का। दूसरा होता है कि उन्हें स्टार और सन की पोजीशन से, और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीन चीजें होती हैं इनके रीजन की। और जो पिछले साल आए थे ना, वो दोबारा लेके आते। तो रीजन, या हम लिख सकते हैं, इसे नीड नहीं है आपको, है ना, बर्ड्स की स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल मेमोरी होती है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, एक बर्ड होती है आर्कटिक टर्न, ये लॉन्गेस्ट माइग्रेशन है इसका। लॉन्गेस्ट माइग्रेशन मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करती है ऐसे। ठीक है, आर्कटिक टर्न, इस पे बेटा व्हाइट मसल होगी, रेड मसल तुम समझना खुद से। उसके अलावा बेटा हमारे पास कुछ फिश होती हैं, जैसे मैंने साइक्लोस्टोम बोला, ये रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास माइग्रेशन को लेके, है ना, माइग्रेशन को लेके क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं। क्लियर है, कुछ एग्जांपल्स हैं, सही है। तो माइग्रेशन के बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है भाई, थोड़ी देर के लिए छुप जाए, अपनी एक्टिविटी सस्पेंड कर ले। सस्पेंशन क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म फॉर सम टाइम, ऑर्गेनिज्म फॉर सम टाइम सस्पेंड कर लेता है एक्टिविटी। मतलब यहां एक्टिविटी सस्पेंड करने का क्या मतलब है, पहला मेटाबॉलिज्म स्लो कर ले, यह मतलब है। दूसरा हाइड कर जाए कहीं पर। तीसरा स्पोर टाइप की स्टेज बना ले, मतलब क्या, थिक वॉल बना दे अपने अराउंड। आप समझो, अगर वो क्या कर ले, अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर ले, ये मतलब है, मीनिंग है, कहीं छुप जाए ऐसा कुछ कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सस्पेंशन के एग्जांपल आपको बताऊं तो सबसे पहला तो सीड के अंदर सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या है, सस्पेंशन है एक तरीके से, जिसमें आपको पता है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि पानी कम हो जाता है ना, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। दूसरा स्पोर इन बैक्टीरिया। स्पोर इन बैक्टीरिया मेरे पास क्या आ जाती है बेटा, थिक वॉल आती है कि नहीं, मैंने कहा ना कि वॉल थिक हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। तीसरा मान लो हम लिखते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन कहां होता है, विंटर में। इन विंटर पोलर बियर क्या करता है, पोलर बियर बेटा हाइड कर जाता है, उससे उसकी क्या होती है, एक्टिविटी सस्पेंड हो जाती है। एक्टिविटी सस्पेंड हो गई, उसका खाना भी कम, मतलब धीरे धीरे खर्च होगा। फिर होता है हमारे पास एस्टिवेशन।
एस्टिवेशन किसे कहते हैं? समर स्लीप को। ये विंटर स्लीप होता है, दिस इज विंटर स्लीप। ये होता है समर स्लीप। ये आसान टॉपिक है बेटा। ये समर स्लीप सुनो किस में होता है। मेरे पास क्या होता है, जब पानी ऊपर से गर्म हो जाता है ना, हीट हो जाता है पानी, तो हमारे पास कुछ जो फिश होती है वो नीचे मूव कर जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है। तो एस्टिवेशन में क्या होता है, सम फिश या स्नेल मूव कर जाते हैं किस में, मूव अराउंड बॉटम, है ना, टॉप लेयर से नीचे की तरफ चले जाते हैं। असल में वहां खाना कम होता है। जैसे मैं आपको कहूं लाइट जहां ज्यादा होगी वहां खाना भी तो ज्यादा होगा, पर ठीक है, टेम्परेचर से खुद को बचाना है। एक होता है डायापॉज। डायापॉज क्या होता है, हमारे पास क्या होगा, जो जू प्लैंकटन है, प्लैंकटन क्या होता है, एक मूवमेंट होती है पैसिव, ये हमने उसमें पढ़ा था। इनकी सस्पेंडेड एक्टिविटी हो जाती है ना, सस्पेंडेड एक्टिविटी, इसको डायापॉज कहते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं सस्पेंशन के। डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन यहां से, क्लियर है, यहां से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो आपने इसको ध्यान से देखना है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की रीड करनी है, सारा समझ आएगा। प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ाई है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, बहुत डीप एनसीईआरटी पढ़ाई है इसकी। ध्यान से पढ़ो, चैट में डाउट लिखो और बताओ कि क्या चीज नहीं समझ में आई, फिर उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है, सही है बेटा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बाय।